हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो क्लास 12 का जो बायोलॉजी है चैप्टर नंबर फर्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए एकदम ईजी तरह से आपको बताने वाले हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in flowering plants, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है ये क्लास 12 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। इससे पहले हम आप लोगों को सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताए थे कि आपकी बायोलॉजी में कुल कितने यूनिट है, 5 यूनिट था और प्रत्येक यूनिट में जो चैप्टर थे मैंने उसके बारे में बताया था। तो आज हम वही देखेंगे कि जो पहला यूनिट था, पहले यूनिट में था रिप्रोडक्शन यानी जनन था। अब उस जनन में जो पहला चैप्टर है वो कौन सा हो जाएगा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसको हिंदी में कहते हैं पुष्पी, यानी ये इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हिंदी में कह देंगे पुष्पी पादपों में क्या चीज़, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये आपका क्या हो जाएगा, पहला चैप्टर हो जाएगा। इसकी सारी चीज़ों को हम एकदम इजी तरीके से आप लोग को बताने वाले हैं। तो आप फटाफट कॉपी और कलम लेकर के तुरंत तैयार हो जाइए और जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ आप तुरंत उसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और वीडियो को जो है कि सभी के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जो है कि क्लास ले सके और फटाफट नोट करें सभी लोग। तो चलिए देख लेते हैं इसमें पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो पुष्पी पादप में लैंगिक जनन है, यहाँ पे हम इस बात को समझेंगे पहले कि पुष्पी पादप किसे कहते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो पुष्पी पादपों का क्या अर्थ है और पुष्पी पादप का मतलब क्या होता है और उस पुष्पी पादप में लैंगिक जनन होता है, उस लैंगिक जनन के मेथड के बारे में यहाँ पे क्या करना है, तो हम लोगों को डिस्कशन करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग यहीं पर हम बना दे रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या हेडिंग हो जाएगा, फ्लावरिंग प्लांट्स हो जाएगा। ठीक है, और हिंदी में इसे यहाँ पे लिख देंगे तो ये हो जाएगा पुष्पी पादप। क्या हो जाएगा, पुष्पी पादप हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान परिभाषा है, इसका ध्यान से समझिएगा सभी लोग और फटाफट इन बातों को नोट कर लीजिएगा जो मैं परिभाषा बताने वाला हूँ। तो याद रखिएगा कि पुष्पी पादप किसे कहते हैं, तो जिन पादप में, ठीक है, जिन पादप में क्या होते हो, पुष्प पाए जाते हो, उन पादप को क्या कहते हैं, पुष्पी पादप कहते हैं। समझ में आ गया सभी लोगों को। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई पौधा, ऐसा कोई प्लांट जिनमें क्या होते हो, जिनमें पुष्प पाए जाते हो, उन पौधों को क्या कहते हैं, पुष्पी पादप कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे आपने प्लांट देखा होगा, लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि जिन जिन पौधों में पुष्प पाया जाएगा उन पौधों को हम क्या कहते हैं, उन पौधों को हम पुष्पी पादप कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा सभी को समझ में आ गया। तो पहले पॉइंट में हमें क्या समझना है, तो यहां मैं लिख दूं कि जिन पादपों में क्या होता है, जिन पादपों में पुष्प पाया जाता है, जिन पादपों में पुष्प पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे पुष्पी पादप कहते हैं। ठीक है, पुष्पी पादप कहते हैं। ठीक, सभी को समझ में आ गई कि पुष्पी पादप किसे कहते हैं। तो यहाँ पे पुष्पी पादप का अर्थ सभी लोग समझ गए। पुष्पी पादप का मतलब कोई ऐसा पौधा जिसमें क्या निकलते हो, पुष्प निकलते हो, उन पादपों को क्या कहेंगे, पुष्पी पादप कह देंगे। तो यहाँ पे परिभाषा मैंने लिख दिया है कि जिन पादपों में पुष्प पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे पुष्पी पादप कहते हैं, उसे फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, दूसरी पॉइंट में यह समझना है कि जो पुष्पी पादप होता है यानी आवृत्ति बीजी पादप, आवृत्ति बीजी पादप को ही क्या कहते हैं, पुष्पी पादप कहते हैं। अर्थात पुष्पी पादप कौन होते हैं, तो पुष्पी पादप जो होते हैं, पुष्पी पादप आवृत्ति बीजी पौधे होते हैं। कौन होते हैं, आवृत्ति बीजी पौधे होते हैं, आवृत्ति बीजी पौधे होते हैं। सभी को बातें समझ में आ गया। आई होप कि सब आपको एक तरफ से सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है परिभाषा तो आप कमेंट लिख करके हमें बताएं कि आपको इसमें टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको इजी तरह से बताने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे मैंने अभी क्या बताया,
तो यहाँ पे बताया गया है कि पुष्पी पादप किसे कहते हैं। तो पुष्पी पादप का परिभाषा मैंने नोट कर दिया कि जिन पादपों में क्या होता है, जिन पादपों में पुष्प पाया जाता है उनको क्या कहते हैं, उनको पुष्पी पादप कहते हैं। और फिर सेकंड स्टेप में यहाँ पे समझना है कि पुष्पी पादप को क्या कहते हैं, तो पुष्पी पादप आवृतबीजी पौधे होते हैं। ठीक है, आवृतबीजी पौधे का मतलब पुष्पी पादप, पुष्पी पादप का मतलब आवृतबीजी पौधे हो जाएंगे। तीसरी स्टेप में हमें समझना है कि आवृतबीजी पादपों का जो बीज होता है, आवृतबीजी पादपों का जो बीज होता है वो क्या होता है, ढका रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन और जोड़ दें, यहाँ पे आवृतबीजी पादपों का बीज क्या होता है, तो आवृतबीजी पादपों का बीज क्या रहता है, ढका रहता है। तो ये पुष्पी पादप के हेडिंग में आप इस 3 पॉइंट को समझे कि नहीं समझे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यहाँ पे ये टॉपिक नहीं समझ में आया है। तो ये तीनों बातें किसमें समझनी है हमें, पुष्पी पादप में। फिर से समझ लीजिए, पुष्पी पादप किसे कहते हैं, तो जिन पादपों में पुष्प पाया जाता है उनको क्या कहते हैं, उनको पुष्पी पादप कहते हैं। फिर आवृतबीजी पादप को ही क्या कहते हैं, पुष्पी पादप कहते हैं। और आवृतबीजी पादपों की जो बीज होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, ढका रहता है। ठीक है, तो ये बात किसकी रही, पुष्पी पादप की रही। अब हम देखेंगे आवृतबीजी पादप होते हैं, आवृतबीजी पादपों का जो जनन काल होता है, आवृतबीजी पादपों का जो जनन काल होता है, जो जनन चक्र होता है वो कितने चरणों में कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे हेडिंग बन जाएगा हम लोगों का दूसरा, आवृतबीजी पादपों का जनन चक्र। ठीक है, आवृतबीजी पादपों का क्या चीज, तो आवृतबीजी पादपों का जनन चक्र। यहाँ पे ये बताना है कि जो आवृतबीजी पादप होते हैं, यानी जितने भी प्रकार के आवृतबीजी पादप होते हैं, उन सभी आवृतबीजी पादपों में जो जनन चक्र चलता है वो कितने चरण में कंप्लीट होता है, कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आवृतबीजी पादपों का जो जीवन चक्र है, जो जीवन काल है वो कितने चरण में होता है। तो आवृतबीजी पादपों का जनन चक्र 2 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला हो जाएगा बीजाणुद्भिद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला बीजाणुद्भिद हो जाएगा। और यहीं पर दूसरा बात कर लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा आपका हो जाएगा युग्मकोद्भिद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, युग्मकोद्भिद हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट कमेंट करके बताइए भाई, आवृतबीजी पादपों का जनन चक्र कितने चरण में कंप्लीट होता है। तो आवृतबीजी पादपों का जो जनन चक्र होता है यह 2 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला आपका हो जाएगा स्पोरोफाइट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट्स हो जाएगा। और दूसरा यहीं पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, गैमिटोफाइट्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गैमिटोफाइट्स हो जाएगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्या बता रहा हूँ, तो आवृतबीजी पादपों का जनन चक्र बता रहा हूँ। तो आवृतबीजी पादपों का जनन चक्र कितने चरण में होता है, 2 चरण में होता है। कौन कौन से, पहला बीजाणुद्भिद होता है, इसको इंग्लिश में स्पोरोफाइट्स कहते हैं। और सेकेंड जो होता है ये क्या होता है, युग्मकोद्भिद कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैमिटोफाइट्स कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आवृतबीजी पादपों का जनन चक्र क्या है और ये कितने चरण में कंप्लीट होते हैं। तो ये कितने चरण में कंप्लीट होते हैं, ये 2 चरण में क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अब मैं इसको थोड़ा से ऊपर, इस चीज़ को मैं डिलीट करके मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि बीजाणुद्भिद क्या होता है और युग्मकोद्भिद क्या होता है। ठीक है, तो देख लीजिए इसको। देखिए, आवृतबीजी पादपों का जो जनन काल है, जो जनन काल इसका होता है, कितने होते हैं, तो 2 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला क्या होता है, बीजाणुद्भिद, और दूसरा क्या होता है, युग्मकोद्भिद होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे समझना है कि बीजाणुद्भिद जो होता है क्या होता है। तो बीजाणुद्भिद जो होता है ये अत्यधिक विकसित, यानी यह जो अवस्था होती है यह अवस्था अत्यधिक विकसित होती है। ठीक है, ये अवस्था क्या होते हैं, तो बीजाणुद्भिद जो होता है यह अवस्था अत्यधिक क्या होता है, विकसित होता है। और इनके केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं, तो इनके केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। और इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्विगुणित पीढ़ी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें लिख दूं मैं यहाँ पे स्पोरोफाइट्स। तो जब आप स्पोरोफाइट्स यानी बीजाणुद्भिद हेडिंग बनाएंगे तो बीजाणुद्भिद हेडिंग में लिखना क्या आपको, तो आप बताएंगे कि यह जो अवस्था यानी जो बीजाणुद्भिद की जो अवस्था होती है ये अधिक विकसित होती है। क्या होती है, तो ये अधिक विकसित होती है। पहले तो हम ये कह देंगे कि ये जो अवस्था होती है क्या होती है भाई, तो ये अधिक विकसित होती है। ठीक है, अब उसके बाद जब ये अधिक विकसित होती है तो इनके केंद्रक में क्या होते हैं, तो इनके केंद्रक में क्या होते हैं, इनके केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं वो द्विगुणित होते हैं। गुणसूत्र कैसे होते हैं,
तो गुणसूत्र यहाँ पे क्या होते हैं, गुणसूत्र द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित का मतलब आप लोग जानते हैं, द्विगुणित का मतलब होता है जिसमें जो गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2n होते हैं, ठीक है। जिसमें गुणसूत्र 2n होते हैं उसको क्या कहते हैं, द्विगुणित कहते हैं। तो यहाँ पर इनके जो केंद्रक होते हैं, इनके केंद्रक में गुणसूत्र क्या होते हैं, 2n, यानी द्विगुणित क्या होते हैं, गुणसूत्र द्विगुणित होते हैं। और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको द्विगुणित पीढ़ी कहा जाता है। क्या कहते हैं, द्विगुणित पीढ़ी कहते हैं। बात सभी को समझ में आ गई। द्विगुणित पीढ़ी किसे कहते हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि द्विगुणित पीढ़ी किसे कहते हैं, तो द्विगुणित पीढ़ी किसे कहते हैं, इसमें बताना क्या है, आप बताएंगे कि बीजाणुद्भिद जो होती है, बीजाणुद्भिद ये अवस्था जो होती है अधिक विकसित होती है, यानी बीजाणुभिद की जो अवस्था होती है वो ज़्यादा विकसित होती है। और इनके केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, द्विगुणित होती है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, द्विगुणित पीढ़ी कहते हैं। बात सभी को समझ में आ गया। तो इसमें एक एक पॉइंट करके आप लिख लीजिएगा। इसमें लिखना क्या है कि बीजाणुभिद की अवस्था जो होती है ये अधिक विकसित होती है, और इनके गुणसूत्रों में, यानी इनके केंद्रक के गुणसूत्रों में जो होते हैं वो, इनके केंद्रक के गुणसूत्र जो होते हैं वो द्विगुणित होते हैं, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्विगुणित पीढ़ी कहते हैं। यहीं पर बात कर लेते हैं हम किसकी, यहीं पर बात कर लेते हैं युग्मकोद्भिद की। अब युग्मकोद्भिद में अगर हम बात करेंगे तो युग्मकोद्भिद जो होता है ये कम विकसित होता है। ये क्या होता है, ये कम विकसित होता है, और ये कम विकसित होता है। और इनके केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं, इनके केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, तो गुणसूत्र जो होते हैं वो अगुणित होते हैं। क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। और जब ये अगुणित होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है अगुणित पीढ़ी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अगुणित पीढ़ी कहा जाता है। बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। क्या कहेंगे, अगुणित पीढ़ी कह देंगे। अब पूरी बात को ध्यान से समझिए। हम लोग पढ़ रहे हैं आवृत्ति बीजी पादपों का क्या चीज़, जनन काल। तो आवृत्ति बीजी पादप का जो जनन काल होता है वो 2 चरण में होता है। कितने चरण में हो जाएगा, 2 चरण में हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा बीजाणुद्भिद हो जाएगा, और दूसरा यहीं पर क्या होता है, तो दूसरा होता है युग्मकोद्भिद। इसको इंग्लिश में स्पोरोफाइट कहते हैं, और इसको इंग्लिश में गैमेटोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गैमेटोफाइट कह देंगे, ठीक है। तो अब स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट ये क्या है, तो ये आवृत्ति बीजी पादपों का जनन काल है। अभी कितने चरण में हो रहे हैं, तो ये जो है ये आपके 2 चरण में कंप्लीट हो रहे हैं। पहला आपका बीजाणुभिद और दूसरा क्या हो जाएगा, युग्मकोद्भिद। अब हम बात करेंगे कि बीजाणुभिद में लिखना क्या है। तो बीजाणुभिद में आप हेडिंग बनाएंगे और उसमें लिखेंगे, यानी बीजाणुभिद की जो अवस्था होती है ये अधिक विकसित होती है। पहली पॉइंट समझ में आ गया। बीजाणुभिद की जो अवस्था होती है वो क्या होती है, अधिक विकसित होती है। अब दूसरे पॉइंट में क्या लिखना है कि जो बीजाणुद्भिद होते हैं, बीजाणुद्भिद के केंद्रक में, किसमें, बीजाणुद्भिद के केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। इनमें जो गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, वो द्विगुणित होते हैं, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है, द्विगुणित पीढ़ी कहते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया सभी लोगों को। ठीक इसी प्रकार से हम किस में बता देंगे, युग्मकोद्भिद में बता देंगे। और इसमें बताना क्या है कि युग्मकोद्भिद में हमें बताना है कि युग्मकोद्भिद जो होता है ये कम विकसित होता है, ठीक है। गैमेटोफाइट होता है, इसकी जो अवस्था होती है वो क्या होता है, कम विकसित होता है। और इसके केंद्रक में, इसके केंद्रक में जो होता है गुणसूत्र जो होते हैं वो अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, अगुणित पीढ़ी कहते हैं। समझ में आ गया। अब एक नया हेडिंग हम आपको बताने वाले हैं, पीढ़ी एकांतरण क्या है। अब हेडिंग हमारा बन जाएगा क्या चीज़, पीढ़ी एकांतरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पीढ़ी एकांतरण, ठीक है। अब देखिए पीढ़ी एकांतरण किसे कहते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक टॉपिक और आएगा छोटा सा बस ये कि पीढ़ी एकांतरण किसे कहते हैं। तो पीढ़ी एकांतरण का मतलब पहले ही आपको ये पता होना चाहिए कि द्विगुणित पीढ़ी क्या है और अगुणित पीढ़ी क्या है। तो द्विगुणित और अगुणित पीढ़ी ये दोनों पीढ़ियों के एकांतरण क्रम को क्या कहते हैं, तो एकांतरण क्रम को ही कहा जाता है पीढ़ी एकांतरण, ठीक है। मतलब इसमें समझना क्या है, समझना है कि पीढ़ी एकांतरण किसे कहते हैं। अभी जो पीढ़ी एकांतरण को अगर डिफाइन करना होगा तो इसको कैसे बता देंगे, इसमें बताना यह है कि जब आपका द्विगुणित पीढ़ी के बाद अगुणित पीढ़ी, अगुणित पीढ़ी के बाद द्विगुणित पीढ़ी, ये जो क्रम लगे रहते हैं इसी क्रम को क्या कहा जाता है, तो इसी क्रम को कहा जाता है पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। समझ में आ गया। मतलब कि जब ये दोनों पीढ़ी क्या करते हैं, जब ये दोनों पीढ़ी एकांतर क्रम में, जब ये दोनों पीढ़ी क्या होते हो, एकांतरण क्रम में क्या होते हैं, लगे रहते हैं या पाए जाते हैं, तो इसी को कहा जाता है पीढ़ी एकांतरण। ठीक, तो आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि पुष्पी पादप किसे कहते हैं। ठीक है, पुष्पी पादप किसे कहते हैं ये मैंने बताया। उसके बाद दूसरी हेडिंग क्या बना है, पुष्पी पादपों का जीवन काल, पुष्पी पादपों का जनन काल। अब पुष्पी पादपों का जो जनन काल है, जो जनन चक्र है, ये
कितने स्टेप में, कितने चरण में कंप्लीट होते हैं, तो ये 2 चरणों में क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से, तो पहले बीजाणुविद हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, युग्मकोद्भिद। बीजाणुविद किसे कहते हैं, तो इसमें बताएंगे कि बीजाणुविद अवस्था जो होती है ये अधिक विकसित होती है और इनके केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, द्विगुणित पीढ़ी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से युग्मकोद्भिद बताएंगे कि युग्मकोद्भिद जो होता है ये कम विकसित होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कम विकसित होता है और इनके केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको अगुणित पीढ़ी कहते हैं। ठीक है, तो मैं बोर्ड पे इसका परिभाषा वगैरह नहीं लिखूंगा, बट मैं इस प्रकार से आपको बोल दूंगा कि आप सारे चीज़ को नोट कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा। तो अब बीजाणुविद और युग्मकोद्भिद ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा, लिख लेंगे इसको आसानी से। अब इसमें एक टॉपिक इसमें और जोड़ना है, पीढ़ी एकांतरण। तो पीढ़ी एकांतरण किसे कहते हैं, बताएंगे कि द्विगुणित पीढ़ी और अगुणित पीढ़ी ये दोनों पीढ़ी के एकांतर क्रम को क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतर कहते हैं। तो ये बात तो थी पुष्पी पादपों में, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में एक टॉपिक इस ये भी समझना है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, जब हम ये लोग टॉपिक पढ़ लेंगे लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तब उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आवृतबीजी पादपों में पुष्प क्या होते हैं और वो पुष्प की संरचना क्या होते हैं, पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं और कौन से भाग किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारा चीज़ हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको पहले समझा दें कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, फिर पढ़ेंगे पुष्प क्या है, पुष्प कितने प्रकार के होते हैं और पुष्प की संरचना क्या है, उसमें ये सारे टॉपिक हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए आप लोग, लैंगिक जनन। अब समझ लेते हैं कि लैंगिक जनन क्या है। देखिए लैंगिक जनन यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे, लैंगिक जनन को इंग्लिश में कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग हो जाएगा लैंगिक जनन। क्या हेडिंग हो जाएगा, लैंगिक जनन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लैंगिक जनन में होता क्या है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक यह दोनों आपस में संयुग्मन करते हैं। कौन कौन, जब नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों आपस में क्या करते हैं, संयुग्मन करते हैं, तो द्विगुणित युग्मनज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं और ये प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। तो चलिए इसके एक हम फ्लो चार्ट बना करके इसको देख लेते हैं कि लैंगिक जनन का क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले आप इसको ये समझिए कि लैंगिक जनन को समझने के लिए कोई इसमें 2 युग्मकों की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है, इसमें 2 गैमेटों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और वो 2 गैमेट कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जैसे कोई पौधा है, ठीक है, ये क्या है, ये कोई आपका पौधा है, ध्यान से सभी लोग समझिएगा, इसको क्या कहते हैं, प्लांट कहेंगे। ये जो पौधा है इस पौधे से क्या बनेगा, तो इस पौधे से बनता है पुष्प। क्या बनेगा, पुष्प बनेगा। सभी लोगों को पता है पौधे से क्या निकलेंगे भाई, तो पौधे से पुष्प निकलेंगे। पुष्प को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब ये जो पुष्प है, पुष्प में क्या होता है, 2 चीज़ें होंगे, एक आपका होगा नर, एक क्या होगा, मेल होगा, और एक आपका क्या होगा, फीमेल होगा। ठीक है, मतलब एक आपका नर हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, मादा हो जाएगा। अब देखिए जो नर और मादा है, नर से क्या बनता है, नर युग्मक बनेगा। क्या बन जाएगा, नर युग्मक बन जाएगा। और यहीं पर अगर हम देखें मादा से, तो मादा से क्या बन जाएगा, मादा युग्मक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मादा युग्मक बन जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे मेल गैमिट कह देंगे। क्या कह देंगे, इसको मेल गैमिट कह देंगे। और यहीं भी इसकी हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल गैमिट हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, फीमेल गैमिट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा कि कोई पौधा है, आवृतबीजी का क्या है, कोई पादप है, और ये जो पौधा, इस पौधे से क्या बनेंगे, पुष्प बनेंगे। तो पुष्प में 2 चीज़ मिलेंगे, एक आपका नर मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, मादा मिलेगा। ठीक है, तो नर और मादा, नर से क्या बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं, और मादा से क्या बनेंगे, मादा युग्मक बनेंगे। यानी अभी जो नर युग्मक और मादा युग्मक है, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा हो कि ये नर युग्मक होता क्या है और मादा युग्मक क्या होता है। तो नर युग्मक वो होता है जो लैंगिक जनन में क्या करता है, भाग लेता है, और मादा युग्मक भी क्या करता है, लैंगिक जनन में भाग लेता है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि नर युग्मक है कौन सी, जिसमें मादा युग्मक क्या हो जाएगा। तो नर युग्मक और मादा युग्मक आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे परागण हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा। अब देखिए जो नर युग्मक और ये मादा युग्मक, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ये आपस में संलयन करते हैं। क्या करते हैं, संलयन करते हैं, यानी फ्यूजन करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। तो जब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, संलयन करते हैं, तो संलयन के दौरान क्या बनता है,
संलयन के दौरान बनता है युग्मनज। क्या बनेगा भाई? युग्मनज बन जाएगा। इसको इंग्लिश में कहा जाता है जाइगोट बन जाता है। ठीक है, यानी जब जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट से क्या बनता है? तो ये जाइगोट जो होता है ये धीरे धीरे क्या करता है? डेवलप करता है, विकास करता है। और जब ये विकसित होता है तो विकसित होकर के क्या बनाता है? तो विकसित होकर के ये भ्रूण बनाएगा। क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा। और भ्रूण जो होता है यह विकसित होकर के क्या बनता है? तो फल बनता है। फल से क्या बनेंगे? बीज बनेंगे। फिर ये क्या बनाएगा? बीज बनाएगा, यानी सीड बनाएगा। क्या बना देगा? सीड बना देगा। ठीक है, और इसको इंग्लिश में क्या कह देंगे? इम्ब्रियो कह देंगे, इम्ब्रियो। और ये क्या हो जाएगा? जाइगोट। तो यहाँ से भ्रूण से क्या बनते हैं? बीज, और बीज से पुनः क्या बनते हैं? बीज से पुनः पौधे बन जाते हैं। तो ये पूरा आप देख रहे हैं कि ये किसके दौरान हो रहा है? तो ये लैंगिक जनन के दौरान हो रहा है। तो यहाँ पे नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन ही क्या कहलाता है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन ही लैंगिक जनन कहलाता है। तो ये फ्लो चार्ट आप सबको समझ में आ गया। तो सबसे पहले एक प्लांट्स रहेगा, वो भी कैसा प्लांट्स रहेगा? वो प्लांट्स रहेगा जो कि फ्लावरिंग प्लांट होगा, यानी पुष्पी पादप होगा, पौधे। तो अब ये जो पुष्पी पादप होंगे इसमें क्या निकलेगा? पुष्प निकलेगा। और इस पुष्प में क्या बनेगा? मेल बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा? फीमेल बनेगा, यानी नर बनेगा और मादा बनेगा। नर से क्या बनेगा? नर युग्मक, और मादा से क्या बन जाएगा? मादा युग्मक। अब ये दोनों आपस में क्या करते हैं? ये दोनों आपस में संलयन करते हैं, मतलब फ्यूजन करते हैं। ये दोनों आपस में ट्विस्ट करते हैं, मिलते हैं। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे द्विगुणित युग्मनज का क्या हो जाता है? द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। और यह द्विगुणित युग्मनज किसका निर्माण करेगा? भ्रूण का। और भ्रूण से क्या बनेगा? बीज, और बीज से क्या बनेगा? पुनः पौधा बन जाएगा। ये चक्रण क्या होती है? चलती रहती है। और ये पूरा चक्रण चलने के लिए दो प्रकार की विधि मैंने बता दिया। कौन कौन से? पहला बीजाणु विधि हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? युग्मकोद्भिद। इसका मतलब ये हुआ कि पुष्पी पादपों का जो लैंगिक जनन है यह कितने चरण में कंप्लीट होती है? 2 चरण में कंप्लीट होती है। पहला बीजाणु विधि हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? युग्मकोद्भिद हो जाएगा। तो इस फ्लो चार्ट को आप बना लीजिएगा इस प्रकार से, या तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए। और कल की क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि पुष्प क्या है और पुष्प की संरचना क्या है और पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। ये सारा टॉपिक हम क्या करेंगे? कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए अगर आपको ये पूरी क्लास अगर आपको समझ में आया है तो आप ज़रूर एक सवाल में दे रहा हूँ, या फिर एक प्रश्न में पूछ रहा हूँ आपसे, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आंसर ये, क्वेश्चन ये रहेगा हमारा कि पीढ़ी एकांतरण किसे कहते हैं? ठीक है, पीढ़ी एकांतरण किसे कहते हैं? ठीक है, अभी जिन लोगों को समझ में आ गया है तो बिना कॉपी किए वो तुरंत बताएंगे कि पीढ़ी एकांतरण किसे कहते हैं। जिन लोगों को ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया है वो तुरंत कमेंट करके बताए कि पीढ़ी एकांतरण किसे कहते हैं। कल की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे पुष्प और पुष्प के संरचना के बारे में। ठीक है।